हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक एपी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एपी हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपी। ठीक है, तो देखो एक चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था, एपी जो था, वो क्लास 10th में ऑलरेडी मिला हुआ था। क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने को मिलता है, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वहाँ पे नहीं पढ़ रहा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग जो 10th में पढ़ना था उससे थोड़ा और बढ़ा के ही, लेवल थोड़ा और ज़्यादा करके ही पढ़ें। हो सकता है कि वहाँ जितना चीज़ पढ़ा है वो चीज़ नहीं मिला होगा, ठीक है, या जिस टाइप का क्वेश्चन करा है वो क्वेश्चन नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो चीज़ जो है एक्स्ट्रा है, वो चीज़ मतलब अब आप इम्प्रूव किए, जैसे 10th से 11th में आया तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो चलो, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन साफ ही नहीं पढ़ने को मिला, जानते ही नहीं हो, ठीक है, बट आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो एक बार आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ गए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो फिर बाएं हाथ का खेल है। तो चलो समझते हैं इसको क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। बोलते हैं कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इफ द रेशियो ऑफ, ध्यान देना, वहां पे था एपी में ये डिफिनीशन जो लिख रहे थे, वहां पे था डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ। बोल रहे हैं कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी। ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को जीपी में तब बोलेंगे जब किसी भी टर्म का रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब किसी भी टर्म को उठाओ और उसके जस्ट पहले वाले से रेशियो उसका निकालो और वो कांस्टेंट आए, कांस्टेंट मतलब हमेशा बराबर आए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जीपी में होगा। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होगा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, ये जो कांस्टेंट आएगा हमेशा, जो रेशियो, वो कांस्टेंट रेशियो कहलाएगा उस जीपी का कॉमन रेशियो। ठीक है, बोलते हैं एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, डिनोटेड बाई आर। ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, कॉमन रेशियो को। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कोई भी चीज़। तो देखो, हम बोले हैं कि कोई सीक्वेंस को जीपी में तब बोलेंगे जब किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से रेशियो कांस्टेंट हो। तो देखो, हम यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32 ... अब देखो इस सीक्वेंस में अगर हम इसके साथ रेशियो निकालें, 4 का 2 से रेशियो फाइंड करें, मतलब 4/2, तो कितना होगा, 2 होगा। 8 का 4 से रेशियो निकालें तो 2 होगा। 16/8 करें तो 2 होगा। 32/16 करें तो भी 2 होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे किसी भी टर्म का उसके जस्ट पहले वाले से रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमेशा 2 आ रहा है, हमेशा इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, और ये जो हमेशा सेम रेशियो आया इसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, मतलब ये जीपी का कॉमन रेशियो कितना, 2 हो गया। ठीक है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीपी क्या होता है। वहाँ पे क्या करते थे, एपी में हम लोग डिफरेंस फाइंड करते थे, 4 - 2 करते थे, और वहाँ पे 6 हुआ करता था, 2 4 6 8 ऐसे, तो डिफरेंस फाइंड करते थे और डिफरेंस कांस्टेंट आता था, तो एपी में बोलते थे। लेकिन जीपी के लिए क्या आना चाहिए, तो रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग लिखते हैं 3 - 6 12 -24 48 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्लस एक माइनस ऐसे है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी हम लोग को तो डिफिनीशन से आगे बढ़ना है ना। डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि किसी भी टर्म का उसके पहले वाले से रेशियो निकालो। मतलब -6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -2, 12 डिवाइडेड बाई -6 -2, -24 डिवाइडेड बाई 12 -2, 48 डिवाइडेड बाई -24 इज -2। तो देख रहे हो हमेशा -2 आ रहा है। किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा -2 आ रहा है, तो बोलेंगे ये क्या होगा, तो ये जीपी होगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो आ गया -2। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया -2। तो जब कॉमन रेशियो निगेटिव होगा तो जो एपी मतलब जो जीपी मिलेगा वो अल्टरनेटिवली ऐसे पॉजिटिव निगेटिव साइन का मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव साइन का अगर मिल रहा है तो आप समझ लेना कि उसका कॉमन रेशियो माइनस में हो रहा है। ठीक है, और भी हो सकता है, कॉमन रेशियो आपका हो सकता है कि फ्रैक्शन में हो, दैट इज हम ले लें 1 1/2 1/4 1/8 1/16। बोले कि ये जीपी में है कि नहीं, चेक करो। तो आप चेक कर लो, कैसे करोगे, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करो। जैसे हाफ को 1 से डिवाइड करो तो हाफ आएगा, 1/4 को हाफ से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो तो भी हाफ आएगा, 1/16 को 1/8 से डिवाइड करो, देखो 1/16 डिवाइडेड बाई 1/8, तो 1/8 से ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी आ गया 1/2। ठीक है, तो किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 1/2। तो यही होता है ना जीपी होने के लिए, कोई भी सीक्वेंस जीपी में होने के लिए चाहिए कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर दें तो हमेशा सेम क्वांटिटी आए। तो हमेशा यहाँ पे सेम क्वांटिटी आ रहा है, यानी ये कहला जाएगा जीपी। ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसका कॉमन रेशियो होगा हाफ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो हाफ हुआ तो देखो ये डिक्रीजिंग जीपी है, ये जीपी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ये है डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से भरा था, दैट इज 2 था, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग जीपी हमको मिला था। ठीक है, जीपी इंक्रीज किया था। वही कॉमन रेशियो अगर माइनस में आए तो जो जीपी आएगा वो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन का होगा। ठीक है, तो ये सारा ऐसे होगा। अगर आपको चेक करना हो कि ये जीपी में है कि नहीं है, तो बस यही है तरीका कि आप किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर दो, और अगर रेशियो सेम आ जाए तो बोलेंगे वो जीपी में है। ठीक है, अच्छा अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, अगर आर का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, तो कांस्टेंट जीपी आएगा, मतलब हमेशा सेम ही नंबर मिलेगा जीपी में। ठीक है, मतलब सेम जीपी आएगा, कांस्टेंट जीपी बोलेंगे उसको। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म मान लो कुछ भी 5 ले लो, अब कॉमन रेशियो 1 है तो देखो 5 5 5 5 ऐसे ही मिलते जाएगा। पूछा जाए कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है कि नहीं, तो एकदम है। ठीक है, ये जीपी में है, क्योंकि किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करें तो 1 मिला, इसको इसके पहले वाले से डिवाइड करें तो 1 मिला, इसको पहले वाले से डिवाइड करें तो 1 मिला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर रहे हो तो सेम क्वांटिटी मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो बोलेंगे कि ये जीपी में है। ठीक है, अब बोला जाए इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसका कॉमन रेशियो 1 होगा। तो देखो कॉमन रेशियो 1 कब आया, तो जब सेम कांस्टेंट जीपी मिला। ठीक है, कांस्टेंट जीपी मतलब हमेशा एक ही नंबर रिपीट करते जाए तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट जीपी। तो ये कब मिलता है, तो जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 हो तब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे कांस्टेंट जीपी। ठीक है, कांस्टेंट जीपी।
अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं लेना है, मतलब कि जैसे फर्स्ट टर्म जीरो ले लो तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कॉमन रेशियो निकालोगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म तो वो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, मीनिंगलेस क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट में लिख देते हैं, नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो। जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, जीपी का कोई भी टर्म आप जीरो लेते हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सारा रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा अगर जीपी का कोई भी टर्म जीरो लेते हो। तो जैसे डिनोमिनेटर में जीरो लेना अलाउड नहीं है, वैसे ही जीपी का कोई भी टर्म जीरो लेना अलाउ नहीं है, ठीक है। जहां भी दिखे आप उसको अपोज करना और बोलना ये गलत है। चलो तो ये हो गया। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि कैसे इंक्रीजिंग होगा जीपी, कैसे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा, अब निगेटिव हो, फर्स्ट टर्म निगेटिव हो और उस केस में कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो उस केस में डिक्रीजिंग जीपी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म या इसी को बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म या इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। जनरल टर्म, nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, सबका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग देखेंगे जनरल टर्म, ये चीज़ हम लोग देखेंगे बिगिनिंग से, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, या कुछ भी नहीं लिखा है तो बिगिनिंग ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो चलो ये लिखा नहीं जाता है फ्रॉम बिगिनिंग, बट ये अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। और एंड से देखना हो तो वो लिखना पड़ता है कि एंड से। तो हम लोग जनरल टर्म देखते हैं। तो जनरल टर्म को समझने के लिए हमको लिखना पड़ेगा एपी, ठीक है, सॉरी जीपी, जीपी जीपी। देखो हो सकता है कि अभी हम लोग बहुत दिन से एपी पढ़ रहे थे और अभी एकाएक जीपी पढ़ने लगे, तो बीच बीच में कहीं पे किसी पॉइंट पे गलती से जीपी के जगह पे एपी बोला जाए तो आप उसको ऑटोमेटिक अपने से करेक्ट करके उसको जीपी समझ लेना, ठीक है। क्योंकि जीपी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं तो एपी का कोई यूज़ आएगा नहीं, ठीक है। तो हाँ यूज़ कहीं कहीं आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं तो एपी हम जान के यूज़ करेंगे तो वहाँ बोल देंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग लिखते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म, लो कलर बदल देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। फर्स्ट टर्म ए हो एंड कॉमन रेशियो आर हो तो जीपी कैसे लिखेंगे? देन जीपी इज, जीपी क्या होगा सोचो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। लो यहाँ पे सफाई हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है 2 है, और इसका कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म हो गया 2 और कॉमन रेशियो मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 2, आर भी 2 है। तो देखो फर्स्ट टर्म 2 है, अब सेकेंड टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, सोचो कॉमन रेशियो आता कैसे है, तो इसको इससे डिवाइड करने से आता है, डिवाइड करते हैं ना 4 को 2 से तो 2 आता है, तो इससे हमको ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, ध्यान से देखना, इससे इधर आना है तो डिवाइड, इससे उधर जाना है तो मल्टीप्लाई, फिर इससे ये चाहिए तो फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा, 16 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 32 आएगा, नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर दो यानी 64 आएगा, उसका अगला चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर दो यानी 128 आएगा, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म हमको बोल दे, मान लो ये अब हटा दे, ये जीपी जो है वो मान लो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लो पूरा हटा दिया, चलो ऊपर आ गया मतलब पूरा हटा दिया, फर्स्ट टर्म सिर्फ दे 2 और कॉमन रेशियो दे 2, ठीक है, और बोले जीपी लिखो, जीपी लिखो, तो अब क्या लिखोगे, तो पहले फर्स्ट टर्म लिखो तो 2, और अब क्या करो, तो अब कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जाओ, कॉमन रेशियो 2 है ना तो 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट इज हो जाएगा 4, फिर 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर 2 मल्टीप्लाई करो तो 16, फिर 2
तो 32। तो देखो ये हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो मालूम था, तो इससे जीपी हम लोग लिख दिए मल्टीप्लाई कर करके। तो वैसे ही यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ है आर, तो जीपी क्या होगा, तो जीपी होगा पहला टर्म लिख दो ए, फिर दूसरा टर्म लिखना है तो ए में मल्टीप्लाई करते जाना है आर, ठीक है। आर का वैल्यू यहाँ पे आर ही दिया हुआ है, तो आर ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए आर हो जाएगा। फिर इसमें अगला टर्म चाहिए तो इसमें आर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला टर्म चाहिए तो आर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आर क्यू हो जाएगा। ऐसे ही अगला टर्म चाहिए तो आर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ए आर का पावर 4 ऐसे होते जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न को आप समझ गए तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एपी में भी पैटर्न बन रहा था और यहाँ भी पैटर्न बन रहा है, बस आपको क्या करना है, तो आपको उस पैटर्न को समझ लेना है। देखो यहाँ पे पहला टर्म है तो ए है, ठीक है, ये पहला टर्म है। लो कलर थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, तो ये है पहला टर्म T1, तो सिर्फ ए है, आर का पावर कुछ भी नहीं है, आर का पावर आप 0 ले सकते हो, ए इंटू आर का पावर 0। दूसरा टर्म है T2, तो इसमें आर का पावर देखो क्या है 1 है। तीसरा टर्म है तो आर का पावर देखो क्या है 2 है। चौथा टर्म है, ठीक है, चौथा 1 2 3 4, चौथा टर्म में आर का पावर 3 है। पांचवा टर्म में T5 में आर का पावर 4 है, ठीक है। ए तो सब में है, देखो ए सब में है, आर का पावर बदलते जा रहा है। और कैसे ये बदल रहा है, तो एक पैटर्न को फॉलो करके पांचवें टर्म में आर का पावर 4 हो रहा है। अब आपसे मैं पूछूं कि 10वें टर्म दैट इज T10 में क्या होगा, T10 क्या होगा, तो देखो ए तो सब में है, तो ए फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में सब में, तो 10th में भी ए होगा, दैट इज ए आप लिख दो। फिर आर का पावर लिखना है कुछ, तो आर का पावर क्या होगा, तो देखो आर का पावर एक पैटर्न पे बदल रहा है, मतलब कि पांचवें में आर का पावर 4, तो 10th में आर का पावर 1 कम यानी कि 9, तो T10 कितना हुआ, T10 हो गया कितना, तो ए आर का पावर 9। अगर हम पूछे T100 मतलब 100 टर्म कितना होगा, तो 100 टर्म होगा ए इंटू आर का पावर 99, एक कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अगर पूछा जाए 100 टर्म बताओ, तो आप लिख दोगे T100 पूछा जाए तो ए आर का पावर 99, ठीक है। ऐसे ही अब जनरल बोला जाए, जनरल में 100 101 102 ये सब नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, तो nth टर्म दैट इज Tn पूछा जाए तो क्या बोलोगे, तो a इंटू आर का पावर n-1, ए तो सब में होगा ना, और आर का पावर क्या लिखना है, तो आर का पावर 1 कम लिखना है, किससे, तो जितने नंबर का ये टर्म है, जैसे nth नंबर का है तो 1 कम कर दिए, दैट इज n-1 कर दिए, तो ये हो गया अपना Tn। ध्यान से देखना Tn क्या हुआ, Tn हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Tn इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1, ये हो गया, ठीक है। ये लिख दो सब कुछ के बारे में। वेयर यहाँ पे Tn क्या है, तो वेयर Tn जो है इसको बोलेंगे nth टर्म, nth टर्म। a क्या है, तो a है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। r क्या है, तो r है कॉमन रेशियो, पूरा लिख देते हैं कॉमन रेशियो। और n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, यानी या nवा टर्म आप बोल सकते हो, मतलब जो टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे ये सब हो गया। Tn इक्वल टू ए आर का पावर n-1। अगर कोई बोले Tn, ये कोई बोले Tp क्या होगा, Tn हुआ ना ए आर का पावर n-1, यहाँ n तो n-1, Tp बोला जाए तो ए आर का पावर p-1 बोल दो आप, ठीक है, सिंपल है। Tq बोला जाए तो ए आर का पावर q-1 बोल दो, ठीक है। तो ये इस पैटर्न पे ये चलेगा। तो देखो इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे बोला जाए फाइंड 10th टर्म ऑफ Gp, मान लो दे दे 1 2 4 8 16 डॉट डॉट, बोले इसका 10th टर्म क्या होगा, ठीक है, मतलब T10 पूछ रहा है हमसे, T10 पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10। फिर देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a का वैल्यू कितना है, तो a है 1। कॉमन रेशियो r कितना है, तो r का वैल्यू है 2, ठीक है, r का वैल्यू है, सॉरी ऐसे डायरेक्ट 2 देख कर नहीं बोलना, 2 अब बाई 1 करना, ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म,
मतलब 2/1 जो कि होगा 2। तो ये हो गया क्या, कॉमन रेशियो। तो देखो यहाँ पे T10 चाहिए, n गिवन है, a गिवन है एंड r गिवन है, तो T10 आप क्या लिखोगे, तो a r का पावर 10-1 होता है ना, Tn आप लिखते हो ना a r का पावर n-1, तो T10 हो गया a r का पावर 10-1। अब देखो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप लिख दो 1 इंटू r, r कितना है, तो r का वैल्यू है 2, तो 2 का पावर 10-1 9, यानी ये हो गया 1 इंटू, तो वही हो गया मतलब 2 का पावर 9, ये हो गया T10 का वैल्यू। अब चाहो अगर इसका वैल्यू निकालना चाहो तो आप इसका वैल्यू निकाल दो, इसका 2 का पावर 9 करोगे तो आ जाएगा 512। तो T10 इसका मतलब इससे जीपी का 10th टर्म जो होगा वो 512 होगा। ठीक है, यही पूछ रहा था कि फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी 1 2 4 8 16, तो इसका 10th टर्म कितना होगा, तो 512। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। या आप जैसे Tn इक्वल टू ये है, ये फॉर्मूला, इसमें अब Tn ही इस क्वेश्चन में पूछा गया और a r और n गिवन था, आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता था, a पूछा जा सकता था, r पूछा जा सकता था, n पूछा जा सकता था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। तो देखो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी गिवन है। ठीक है, ये यहाँ तक जीपी गिवन है, इस जीपी का कौन सा टर्म होगा वो 1/128 होगा। ठीक है, बोल रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म 1/128 है, दैट इज यहाँ पे पूछ रहा है एन का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म 1/128 होगा, तो एन पूछ रहा है। अब देखो ये 1/128 जो है ये क्या है, ये Tn है, Tn का वैल्यू 1/128 गिवन है। ठीक है, बोल रहा है कि ये Tn है तो n का वैल्यू फाइंड करना है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 2 एंड कॉमन रेशियो कितना है, मतलब CR या R डायरेक्ट लिखो। ये कैसे निकलेगा, तो ये निकालने के लिए सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो R आ गया 1/2, A आ गया 2, Tn आ गया इतना, n निकालना है तो आप निकाल दो। देखो फॉर्मूला होता है ना Tn इक्वल टू a r का पावर n-1, तो Tn का ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सब कुछ पुट करो, Tn का वैल्यू रखो यहाँ पे 1/128 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2 है, r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 1/2 है। अब पावर में कितना लिखोगे, तो पावर में n-1। ठीक है, ये अब देखो क्या होगा, तो ये 2 को भी नीचे लाओ, तो 2 को नीचे लाओगे तो हो जाएगा 1/256 इक्वल टू 1/2 का पावर n-1। अब n का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, तो ये 1/256 को आप लिख सकते हो 1/2 का पावर 8। ठीक है, 1/2 का पावर 8 लिख सकते हो, और इधर तो है 1/2 का पावर कितना, तो n-1। तो देखो इधर 1/2 का पावर 8 है, इधर 1/2 का पावर n-1 है, तो आप n-1 को इक्वेट करना पड़ेगा 8 से, दैट इज लिखोगे n-1 इक्वल टू 8, यानी n का वैल्यू कितना, तो 1 उधर ऐड कर दो, तो 8 + 1 यानी कि 9। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 9, तो n ही पूछ रहा था, तो n का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 9, मतलब पूछ रहा था कि इस जीपी का कौन सा टर्म 1/128 होगा, तो कौन सा टर्म होगा, तो 9th टर्म होगा। इस जीपी का 9th टर्म जो होगा वो 1/128 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, ये पूछा हुआ है जेईई मेन में। देखो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन में जेईई मेन में। ठीक है, कह सकते हो कि आप AIEEE में, अभी तो जेईई मेन हो रहा है ना, पहले जेईई मेन ही AIEEE का नाम से होता था, तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि 5th टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। अब देखो ये क्वेश्चन को आप पहले बना सकते हो, मेरे बनाने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और बनाओ, और मैं जब बताऊंगा तब इसको मिलाना, तब जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और चलो तब मैं बनाने जा रहा हूँ। आई होप आप बनाए होगे, नहीं भी बनाए होगे तो कोई बात नहीं। देखो
बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, मतलब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, बोल रहा है फिफ्थ टर्म दैट इज T5, T5 कितना है 2 है, बोला कि फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, तो बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9th टर्म, इसके स्टार्टिंग से 9 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, और नीचे थोड़ा लिख रहा है, फाइंड करना है T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, तो इंटू T9 तक। देखो हमसे पूछ रहा है, ये यहाँ पे गिवन है पहले हमको कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, सॉरी फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, मतलब T5 कितना है 2 है। बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, मतलब पहला 9 टर्म जो होगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे जो पहला 9 टर्म होगा उस सब का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो T5 इक्वल टू 2 गिवन है, तो T5 आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे NS टर्म का यूज आया ना, Tn आप कैसे लिखते हो, तो AR का पावर n-1 लिखते हो, तो वैसे ही T5 लिखना है तो AR का पावर 5-1 लिख दो, यानी AR का पावर 4 लिख दो, सिंपल। तो T5 क्या लिखोगे, तो AR का पावर 4 लिखोगे, और इसका वैल्यू कितना है 2 है। देखो A और R इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड रहता है, A मतलब फर्स्ट टर्म, R मतलब कॉमन रेशियो। हम इसको नहीं भी मानेंगे तो आप इसको समझ के चलना कि ये ऑलरेडी A मतलब फर्स्ट टर्म, R मतलब कॉमन रेशियो। लो ये पहला क्वेश्चन है, तो मान लिए यहाँ पे लिख लिए लेट A क्या है, तो फर्स्ट टर्म, और R क्या है, तो कॉमन रेशियो। ठीक है, CR। चलो तो T5 गिवन है 2, यानी AR का पावर 4 कितना है 2 है। अब हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 डॉट डॉट ऐसे ही T9, मतलब फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो T1 का मतलब पहला टर्म मतलब A, T2 मतलब दूसरा टर्म मतलब AR, T3 मतलब तीसरा टर्म मतलब AR स्क्वायर, T4 मतलब AR3, ऐसे ही AR का पावर 5। ठीक है, डॉट डॉट चलो लिख देते हैं। T9 का मतलब AR का पावर 8। ठीक है, T9 मतलब 9th टर्म क्या होगा, तो AR का पावर 8 हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू चाहिए तो कैसे लिखोगे, तो देखो A। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना बार ये आएगा, तो 9 टर्म है तो फिक्स है कि 9 बार ये आएगा, यानी A का पावर हो गया कितना 9। अब देखो R का पावर कैसे निकालोगे, तो R का पावर यहाँ पे देखो R का पावर 1 है, R का पावर 2 है, R का पावर 3 है, और सारा इनटू के फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दो, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक, तो 8 तक, तो 8 तक आप ऐड कर दो। तो ये हो गया A का पावर 9 और R का पावर, देखो ये 1 से लेकर 8 तक का सम, ये देखो ये AP है, और AP का सम बताए थे ना, एक n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आसानी से निकल जाएगा। तो R का पावर में क्या लिखोगे, तो n/2, n के जगह पे क्या है, तो 8 है। देखो 8 टर्म है ना, 1 से लेकर 8 है, तो 8 टर्म है सिंपली, तो 8/2 और फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और लास्ट टर्म दैट इज 8, ये हो गया। तो क्या मिलेगा, A का पावर 9 और R का पावर, देखो ये कट जाएगा, 2 से ये 8 4 टाइम्स कटेगा, और 8 + 1 होगा 9, तो 9 × 4 कितना 36 हो गया। ठीक है, ये अब ध्यान से देखना है, A के पावर 9 और R का पावर 36। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A का पावर 9 R 4 का पावर 9, बोलो फिर से करो, तो ये पावर का पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई हो गया 9 4 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, तो क्या होगा फिर, अब इसको क्या लिखोगे, A का पावर 9 और R4 का पावर 9 है, तो A इंटू R4 का पावर 9 कंप्लीटली लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो फिर से आप इसको ब्रेक करो, तो A का पावर 9 आएगा, फिर R4 का पावर 9 आएगा, तो दोनों मिलके ये हो ही जाएगा। तो आप इसको तो ऐसा लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, AR का पावर 4 तो मिल गया ना, AR का पावर 4 यहाँ पे कितना, AR का पावर 4 का वैल्यू है 2, तो AR का पावर 4 का वैल्यू 2 है, तो उसको यहाँ पे पुट करो, AR का पावर 4 का वैल्यू 2, तो 2 का पावर 9।
हो गया बस, 2 का पावर 9 का वैल्यू निकाल दो जो कि होगा 512। ठीक है, तो 512 हो गया इसका फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट, मतलब स्टार्टिंग से 9 टर्म का प्रोडक्ट लें तो कितना होगा 512। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और आज हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और देखो एक चीज़, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी बंद है पूरा। तो अभी आप ये अगर सोचोगे कि हम पढ़ाई नहीं करें क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा, तो ऐसा बात नहीं है। सभी स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो आपको भी पढ़ना है। आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ते जाओ। और एक चीज़ और, आप मैं ये जितना वीडियो है उसको आप ऐसे ही देखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियरेंस चाहिए, तो आप इसको लिखते जाओ, इसको नोट्स बनाओ। ठीक है, इसका नोट्स जब तक नहीं बनाओगे, ऐसे ही कितना भी सुन लोगे, कितना भी, तो एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा। तो जैसे क्लास 2 में आप बैठ के लिखते थे 10th क्लास में जैसे, तो वैसे ही एक एक चीज़ को लिखो। ठीक है, एक एक चीज़ को लिखो, समझो। ठीक है, और उसको नोट्स बनाओ। और जो जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से बनाने का प्रयास करो। और यहाँ से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सब भी बनाना। ठीक है, तो ये सब ऐसे करोगे तब जाके क्लियर होगा, अच्छे से पढ़ाई आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आज ये जीपी समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और भी देखेंगे इसके बारे में और क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।